हेलो स्टूडेंट्स, यह सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास है जिसमें हम सेकंड पेपर आर्थिक विचारों का इतिहास पढ़ रहे हैं। इस वीडियो से पहले हम आर्थिक विचारों के इतिहास का प्रारंभिक परिचय देख चुके हैं और उसके बाद हमने एक संप्रदाय जिसको कहते हैं वणिकवाद, उसको विस्तार से पढ़ा है। वणिकवाद को पढ़ने का मकसद यही था कि हम जब प्रकृतिवाद, जो इस पेपर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो पढ़ें तो हमें उसका पूरा बैकग्राउंड मालूम हो कि वणिकवाद के बाद प्रकृतिवाद का उदय किस प्रकार हुआ। प्रकृतिवाद अर्थशास्त्र का प्रथम संप्रदाय है। वैज्ञानिक रूप से अर्थशास्त्र का प्रारंभ प्रकृतिवाद से ही हुआ है। प्रकृतिवाद फिजियोक्रेसी या फिजियोक्रेट्स कहते हैं इन्हें, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जो यूनानी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रकृति का नियम या शासन है। परंतु आर्थिक विचारों के इतिहास में प्रकृतिवाद का अर्थ एक विशेष प्रकार की विचारधारा से है, जिसका मत है कि यदि मानव समाज अपने सर्वोच्च कल्याण का इच्छुक है तो उसे प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए, सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। प्रकृतिवादियों ने कृषि पर अधिक बल दिया था, क्योंकि उनके अनुसार कृषि ही केवल प्रकृति द्वारा संचालित होती है, इसलिए इन्हें कृषि संप्रदाय या कृषि पद्धति भी कहा जाता है। परंतु यह अपने आप को अर्थशास्त्री कहते थे। वह स्वयं को आर्थिक सत्यों का एकमात्र संरक्षक समझते थे। प्रकृतिवाद से पूर्व जो इकोनॉमिक्स थी वो राजनीति विज्ञान का ही एक पार्ट थी। प्रकृतिवाद से एक तरह से इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई थी। प्रकृतिवाद के प्रमुख विचारक केने, तरगो व दूपो दनमूर हैं। फ्रांसिस केने व तरगो का पूर्ण विश्वास भौतिक जगत के संचालन के लिए प्राकृतिक नियमों में था। वह यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई कि केवल कृषि से ही राष्ट्रीय संपत्ति का संवर्धन होता है तथा उद्योग व व्यापार दोनों कृषि पर आश्रित हैं। उस समय एक उक्ति प्रचलित थी, निर्धन किसान निर्धन राजा। यह केने ने दी थी। प्रकृतिवाद का निर्माण करने वाले कारण कि प्रकृतिवाद का प्रारंभ क्यों हुआ। पहला इसमें प्रमुख कारण है वणिकवादी नीतियों का आर्थिक प्रभाव। फ्रांस में प्रकृतिवादियों के उदय से पहले वणिकवाद एक असंगठित आर्थिक विचारधारा थी, जिसकी नीतियों के कारण उस समय कृषि की स्थिति बहुत खराब थी तथा साधारण जनता में अत्यंत गरीबी और कष्ट था तथा श्रमिकों की दशा भी खराब थी। वणिकवादियों की नीतियों से व्यापार व उद्योगों का विकास हुआ था, परंतु कृषि की दशा दयनीय हो चुकी थी। सरकार के अधिक हस्तक्षेप के कारण व्यक्ति द्वारा बनाए गए कानूनों से समाज का कल्याण नहीं हो रहा था। केवल किसानों पर करारोपण किया जाता था, जिनके पास कुल कृषि भूमि का 1/3 हिस्सा था। उच्च वर्ग पर उस समय कोई कर नहीं लगते थे। प्रकृतिवादी इंग्लैंड की कृषि कला से प्रभावित थे, जिससे समृद्धि में वृद्धि हो रही थी। इस कारण कृषि पर अत्यधिक बल दिया गया। दूसरा बिंदु है जिससे प्रकृतिवाद पर प्रभाव पड़ा, प्रकृतिवाद का उदय हुआ, फ्रांस की सामाजिक व राजनीतिक स्थिति। लुई 15वें व 16वें शासन में जहां किसानों पर करारोपण से स्थिति दयनीय थी, वहीं अत्यधिक अनुचित व्यय किया जाता था और कर से प्राप्त आय को सामाजिक लाभ में नहीं लगाया जाता था। इन तथ्यों को देखकर प्रकृतिवादियों ने प्रकृति के शासन की आवश्यकता महसूस की। इस समय राज्य के संदर्भ में देवीय विचारधारा के संबंध में विचार बदल रहे थे। सामाजिक समझौते पर आधारित राज्य का विकास हो रहा था। इसी काल में फ्रांस की क्रांति के प्रारंभ होने से समानता, स्वतंत्रता आदि का विचार आर्थिक क्षेत्र में भी जोर पकड़ रहा था। प्रकृतिवादियों ने संपत्ति व धन का अंतिम आधार कृषि को माना। तीसरा कारण है प्राकृतिक विज्ञानों का तीव्र गति से उस समय विकास हो रहा था तथा कुछ ऐसे सिद्धांतों की खोज हुई जिससे यह सिद्ध होता है कि हर वस्तु के पीछे कुछ अप्रत्यक्ष कारण है। इससे प्रकृतिवादी प्रकृति शासन में और अधिक विश्वास करने लगे। अतः हम प्रकृतिवाद के उदय होने की परिस्थितियों को इस प्रकार कह सकते हैं कि उस समय
पहला, फ्रांस में कृषि की दुर्दशा तथा कृषि योग्य भूमि पर कर व उसमें स्वामित्व की विषमता थी। दूसरा, इंग्लैंड में कृषि की लाभदायक दशा थी जिससे वहाँ समृद्धि आ रही थी। तीसरा, फ्रांस में राज दरबार का अपव्यय व पतन। चौथा बिंदु, वणिकवादी सिद्धांतों की प्रतिक्रिया। पांचवा, फ्रांस की सामाजिक व राजनीतिक विचारधारा में अंतर। नेक्स्ट पॉइंट, प्राकृतिक विज्ञानों का विकास। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रकृतिवादी विचारकों का आदर्शवादी समन्वय। इन कारणों से स्पष्ट होता है कि जैसे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट है, इसको हम केवल इकोनॉमिक्स के पार्ट के रूप में नहीं पढ़ सकते, बल्कि सभी सब्जेक्ट को पढ़ते समय हमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखनी होती है कि जब इस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं तो इसमें कई चीज़ें आप देखेंगे कि हमारा हिस्ट्री का अगर किसी का सब्जेक्ट है तो उसका बैकग्राउंड काम आता है, इसमें उस समय की राजनीति क्या थी उसके ज्ञान से भी हेल्प मिलती है। अब हम पढ़ेंगे प्रकृतिवादियों के आर्थिक सिद्धांत। प्रकृतिवादियों के प्रमुख सिद्धांत 3 कहे जा सकते हैं जो अर्थशास्त्र के विकास की जड़ हैं, प्रमुख आधार स्तंभ हैं। पहला है प्राकृतिक व्यवस्था। प्रकृतिवादियों की प्रणाली का प्रमुख विचार व आधार प्राकृतिक व्यवस्था थी। प्रकृतिवादियों ने एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की थी जिसका प्रबंध व संगठन प्राकृतिक नियमों द्वारा संचालित होगा तथा ड्यूपो दी नेमर्स ने प्रकृतिवाद को प्राकृतिक व्यवस्था का विज्ञान कहा था। प्रकृतिवादी विचारकों के अनुसार मानव जाति के कल्याण व प्रसन्नता के लिए ईश्वर ने प्राकृतिक व्यवस्था की रचना की है। यह व्यवस्था पवित्र, सार्वभौमिक, नित्य तथा अपरिवर्तनशील है। प्रकृतिवादियों की मान्यता थी कि सामाजिक समझौते से निर्मित सभ्य सामाजिक व्यवस्था जो कृत्रिम है, इसके पूर्व की स्थिति प्राकृतिक व्यवस्था थी। उनके अनुसार प्राकृतिक व्यवस्था में पदार्पण करने पर मनुष्य कुछ न कुछ अवश्य ही पाता है। प्रकृतिवादियों ने इसके नियमों को समझने का दार्शनिक तरीका प्रस्तुत किया कि यह व्यवस्था एक अलौकिक और आध्यात्मिक विचारधारा है जिसे कोई सुसंस्कृत तथा प्रकाशयुक्त व्यक्ति आत्मनिरीक्षण और गहन चिंतन से देख सकता है। इसे बाहरी जगत के तथ्यों से या वैज्ञानिक ढंग से नहीं देखा जा सकता, परंतु एक बार स्पष्ट होने पर इसे दैनिक जीवन में अनुभव किया जा सकता है। एक अन्य अर्थ के अनुसार मानव जाति भी उन्हीं नियमों से संचालित होती है जिसके अंदर भौतिक जगत अर्थात पशु जगत व वनस्पति नियंत्रित होते हैं। इसी तरह मानव समाज भी अंतिम रूप से प्राकृतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। प्राकृतिक व्यवस्था के प्रमुख आधार लिख लीजिए: शासन, सत्ता, सार्वभौमिकता, निजी संपत्ति व स्वतंत्रता हैं। इसी आधार पर उन्होंने सुख प्रयोजन या हेडोनिस्टिक प्रिंसिपल बताया कि हर व्यक्ति अपने हित में काम करता है तथा व्यक्ति व समाज के हित एक होते हैं। इसी के आधार पर इकोनॉमिक्स की एक प्रमुख नीति है लेसेस फेयर की नीति बनी, जिसका तात्पर्य होता है अहस्तक्षेप की नीति। इसके अनुसार सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति अपने हित के हिसाब से अपना व्यवसाय चुनता है और उसी से उस व्यक्ति का और अर्थव्यवस्था का भला होता है। परंतु आज इस प्राकृतिक व्यवस्था की आलोचना की जाती है और इसे सरल सिद्धांत समझा जाता है। प्राकृतिक व्यवस्था सिद्धांत की आलोचना, हम जो एक प्रकृतिवादियों के विचार है एक एक विचार पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके आलोचना करके उसका मूल्यांकन भी करेंगे। प्रकृतिवादियों की एक आलोचना यह की जाती है कि इन्होंने इस व्यवस्था के जो आधार बताए हैं वह राज्य के बिना संचालित प्राकृतिक व्यवस्था में विद्यमान नहीं थे। दूसरा, प्रकृतिवादी लेखक इस व्यवस्था के बारे में कोई निश्चित रूपरेखा प्रस्तुत नहीं कर सके क्योंकि वह इसके बारे में स्वयं भी स्पष्ट नहीं थे। इन्होंने जीव विज्ञान व भौतिक विज्ञान की प्राकृतिक व्यवस्था से समानता स्थापित करने के प्रयास किए, परंतु उस समय जीव विज्ञान का पर्याप्त विकास न होने के कारण यह प्राकृतिक व्यवस्था को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाए। आधुनिक विचारकों ने संपूर्ण प्राकृतिक व्यवस्था को अस्पष्ट, असंदिग्ध, अनिश्चित माना, परंतु फिर भी यह विचार बाद के अर्थशास्त्र के विकास का आधार बना। इसका महत्व उस समय की वणिकवादी नीतियों के फलस्वरूप उचित था। इसी से एडम स्मिथ ने अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया
और आर्थिक विचारधारा का विकास किया। दूसरा प्रकृतिवादियों का विचार है शुद्ध उत्पादन। प्रकृतिवादियों का दूसरा सिद्धांत शुद्ध उत्पादन का सिद्धांत है। उनके विचार से हर उत्पादन करने में कुछ लागत या हानि होती है, अर्थात नए धन के उत्पादन से कुछ पुराना धन नष्ट हो जाता है। इसको नई उत्पत्ति में से घटाकर शुद्ध उत्पादन प्राप्त होता है। प्रकृतिवादी इसे शुद्ध उत्पादन कहते हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार यह उत्पादन केवल कृषि तक सीमित है, क्योंकि इसमें मानव को प्रकृति का सहयोग प्राप्त होता है। केवल बुरे दिनों को छोड़कर यदि अकाल वगैरह आ जाए, कृषि में जितने धन का उपभोग करते हैं उससे अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि एक कृषक जितना धन बोते समय, काटते समय या साल भर अपने उपभोग में व लगान पर व्यय करता है उससे अधिक होता है। इस कारण कृषि से शुद्ध उत्पादन प्राप्त होता है और इसमें अर्थव्यवस्था को संचालित करने की क्षमता होती है। मानव जाति की खुशहाली अधिकतम शुद्ध उत्पादन पर निर्भर करती है। इस चैप्टर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आज हम जब इकोनॉमिक्स एक विकसित सब्जेक्ट हो चुका है, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट हमें पता है कि उत्पादन क्या होता है, उपभोग क्या होता है, परंतु ये हम बहुत इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग वाली बातें पढ़ रहे हैं कि तब ये स्पष्ट ही नहीं था कि प्रोडक्शन क्या होता है। तो उस समय शुद्ध उत्पादन किसे माना गया, ये प्रकृतिवादियों की बहुत आरंभिक विचारधारा थी। प्रकृतिवादियों के मतानुसार व्यापार व यातायात में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें मनुष्य कुछ सृजन नहीं करता बल्कि एक वस्तु को इधर से उधर ले जाता है। यही बात औद्योगिक उत्पादन में भी लागू नहीं होती, क्योंकि उसमें कृषकों से प्राप्त कच्चे माल का बस रूप बदल दिया जाता है। रिवेरी लिख लीजिए, रिवेरी के अनुसार इसमें मूल्य वृद्धि होती है परंतु वह गुणात्मक नहीं होती। इस कारण उन्होंने उद्योग व व्यापार को अनुत्पादक मान लिया, परंतु इसको घृणा की दृष्टि से नहीं देखा, व्यर्थ नहीं समझा। यह बेकार होने के स्थान पर अत्यंत लाभदायक है। वे हमारे लिए विलासिताएं तथा जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करते हैं और इन्हीं पर हमारी खुशहाली निर्भर करती है, परंतु वह शुद्ध उत्पादन नहीं करते। तर्गों ने विभिन्न प्रकार के कारीगरों व निर्माणकर्ताओं को किसानों के किराए के मजदूर कहकर संबोधित किया, क्योंकि वह अपनी आय कृषकों से प्राप्त करते हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार जो वर्ग अपनी आय किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त करता है वह अनुत्पादक है। कृषि के अतिरिक्त खानों, मछली पकड़ने वालों को भी शुद्ध उत्पादन करने वालों में शामिल होना चाहिए, क्योंकि वह भी कच्चा माल प्राप्त करते हैं। परंतु प्रकृतिवादियों ने खानों को शुद्ध उत्पादन में नहीं माना, क्योंकि वह स्वयं एक फल होती हैं, परंतु समुद्र को इसमें शामिल किया था। थॉट के इस पेपर में सबसे इम्पॉर्टेंट एक किताब है, वो है जीड एंड रिस्ट की। जीड एंड रिस्ट के अनुसार प्रकृतिवादियों ने कृषि उपज व उद्योगों के बीच जो अंतर निकालने की कोशिश की थी उसका आधार आध्यात्मिक था। भूमि के फल ईश्वर प्रदान करता है, जबकि उद्योगों के फल मनुष्य के द्वारा सृजित हैं, जो कुछ भी उत्पन्न करने में असमर्थ हैं, उत्पादित किए जाते हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार बॉन प्रिक्स वह कीमत जिससे लागत पर अतिरेक प्राप्त होता है प्राकृतिक व्यवस्था का परिणाम है और इसके न होने पर प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन होता है। शुद्ध उत्पादन सिद्धांत की आलोचना। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रकृतिवादियों का शुद्ध उत्पत्ति का सिद्धांत भ्रमात्मक व अशुद्ध था। प्रकृतिवादी उत्पादन का सही अर्थ नहीं समझा पाए थे, जिस कारण आधार ही बिल्कुल गलत हो गया। वह इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पाए थे कि ना तो पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। कृषि में भी उद्योग की तरह केवल परिवर्तन होता है। क्यूजने का यह कथन कि बाहुल्य तथा सस्तापन धन नहीं है, न्यूनता एवं महंगाई दुख है, बाहुल्य एवं महंगाई ही धन है, इससे यह सिद्ध होता है कि उन्हें पूर्ति व मूल्य का संबंध पता नहीं था। प्रकृतिवादियों को विश्वास था कि मूल्य सदैव अच्छे रहते हैं और बचत प्राप्त होती है। प्रकृतिवादियों ने उत्पादक व अनुत्पादक वर्ग का भेद ठीक नहीं किया। उन्होंने शुद्ध उत्पादन प्राप्त करने वाले भूमिपति वर्ग को उत्पादक माना, जबकि उद्योगों को नहीं। परंतु एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन के आधार पर तीसरे वर्ग को भी उत्पादक बताया। परंतु फिर भी प्रकृतिवादियों का यह विचार उपयोगी है।
प्रकृतिवादियों ने पहली बार शुद्ध उत्पादन के बारे में सोचा और बचत का विचार दिया, जो आगे आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। उन्होंने वणिकवादियों के विपरीत कृषि पर बल देकर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया और इस सिद्धांत का प्रभाव एडम स्मिथ व आगे के आर्थिक विकास पर पड़ा। अब कल नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकृतिवादियों का तीसरा विचार धन का परिभ्रमण का अध्ययन करेंगे।